हेलो फ्रेंड्स, ग्रीटिंग। दिस इज डॉक्टर इसम आज़ाद। शाहीन के प्लेटफॉर्म से आई एम टीचिंग, ट्रेनिंग एंड मेंटरिंग to the civil service aspirant over 20 years. I am appear before you for the platform of Shaheen over here. The topic today I am going to discuss to you. The topic today I am discuss to you. This is this topic would be लीड टू द आइडियाज़ ऑफ टू स्टार्ट विथ यूपीएससी। यूपीएससी को शुरू कैसे करेंगे और मुख्य रूप से मेनली कहेंगे क्या कि हिस्ट्री की शुरुआत मेनली यूपीएससी में करेंगे कैसे, और उसके डिवीज़न और कोर्स की संज्ञा को किस प्रकार से बताया गया है, ये समझाया गया है। इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। ओके, तो पहली चीज़ आप कंसीडर कीजिए हिस्ट्री। It is what history? History. The division of history, or you can say segregation of UPSC, segregation of history from UPSC point of view is in a condition, in a structure, but a structure with a system of the structure could be divided in a section of three major parts. The three major parts are there. You should have to clear about that too. आपको इसके लिए बड़ा क्लियर होना पड़ेगा। ये तीन पार्ट, तीन सेक्शन, तीन अवधि या तीन समय का कार्यकाल, इस तीन समय के कालखंड की व्यवस्था किस आधार पर की गई है, तो आप बहुत ही अच्छे से समझिएगा, सुनिएगा, ताकि फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड आपको पढ़ने में, समझने में आसानी होगी। तो पहली चीज़ कहेंगे हम लोग, मैं यहाँ क्लियर कर रहा हूँ, हिस्ट्री फॉर यूपीएससी, एससी एंड सीएससी। हाउ टू गो विथ इट। इस डिवीज़न को हम लोग तीन प्रकार से बांटते हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबाई ऑफ यूपीएससी। द फर्स्ट वन फेज इज नोन एज, जो पहला फेज होता है दैट इज कॉल्ड स्टोन एज। स्टोन एज, इसको कालखंडों में बांटा गया है। तो पहला कालखंड होता है क्या, स्टोन एज। जो दूसरा ऐतिहासिक प्रमाण के आधार पर जो सेग्रीगेशन किया गया है, दिस टर्म इज नोन एज व्हाट वी कैन से ब्रोंज एज। और जो तीसरे कार्यकाल का खंड बांटा गया है दैट इज व्हाट वी कैन से, इट इज व्हाट आयरन एज। यानी पूरे इतिहास को इस तीन खंडों में बांटा गया है। अगर कार्यकाल के समय की अवधि की बात करते हैं तो यू कैन सेग्रीगेट इट अंडर द पार्ट ऑफ व्हाट, इट इज व्हाट 500,000 बीसी। अगर आप ब्रोंज एज की बात करते हैं, दिस कुड बी इजली सेग्रीगेटेड अंडर द फेजेस ऑफ व्हाट वी कैन से 3000 बीसी। अगर आयरन एज की बात करते हैं, इसका कालखंड, इसका समय जो बांटा गया है 600 बीसी में। मैं समझता हूं कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। यानी ऐतिहासिक जो परिमापक है, ऐतिहासिक जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, पीटी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बांटा गया है, इस तीन खंडों में बांटा गया, जिसका कंडीशन क्या है, स्टोन एज। पहला क्या स्टोन एज है, दूसरा क्या है ब्रोंज एज, और तीसरा क्या है आयरन एज है। और आयरन एज की जहाँ तक बात है, अभी तक आयरन एज कंटिन्यू हो रहा है। दिस आयरन एज इज स्टिल इन कंटिन्यू। इट इज ऑलवेज कंटिन्यूड। तो
तो अगर सवाल पूछा जाता है कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इतिहास को किस कालखंडों में बांटा गया है और किस प्रारूप को किस दृष्टिकोण से उसे पढ़ेंगे या समझेंगे, तो क्लियर क्या हो जाता है। पहला क्या होता है स्टोन एज के रूप में, दूसरा क्या होता है ब्रोंज एज के रूप में, और तीसरा क्या होता है आयरन एज के रूप में बांटा गया। अब फिर हम आगे देखते हैं इसको। अब डिस्क्रिप्शन में करता हूँ आपको कंप्लीटली किसके बारे में, स्टोन एज। अभी मैं बात करूँगा स्टोन एज। स्टोन एज को भी कई खंडों में विभाजित किया गया है, ये ध्यान रखेंगे आप। स्टोन एज को भी कई खंडों में विभाजित किया गया है। जो पहला कंडीशन आता है, इस कंडीशन में हम लोग कहेंगे ये क्या कहता है, ओल्ड स्टोन एज। जिसे हम लोग हिंदी में पुरापाषाण युग के नाम से भी जानते हैं। इस युग को फिर आगे चल के क्या देखते हैं, इसको भी 3 खंडों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट ए बी सी, मतलब है अपर, इट इज कॉल्ड अपर पैलियोलिथिक एज। अपर पैलियोलिथिक एज, इसे हम लोग पैलियोलिथिक एज के रूप में बांटेंगे। अपर पैलियोलिथिक एज के रूप में बांटेंगे। अपर, देन दूसरा आएगा मिडिल, मिडिल स्टोन एज, और तीसरा क्या होगा, लोअर। लोअर स्टोन एज की बात हम लोग करेंगे। तो ध्यान रहे कि पैलियोलिथिक एज को भी 3 पार्ट में बांटा गया, अपर है, मिडिल है, लोअर है, इस 3 पार्ट में बांटा गया। लेकिन मेजर फीचर की बात करेंगे तो पैलियोलिथिक की बात करेंगे। इसमें सिर्फ जो फर्क आता है, डिफरेंस जो आता है, क्या नज़र आता है, वेरी माइनर डिफरेंसेस, एंड दिस माइनर डिफरेंसेस अपीयर, माइनर डिफरेंसेस minor differences appear due to size, or you can say shapes of a stone tool. ये सबसे बड़ी इसकी विशेषता है। तो आइए हम नज़र डालते हैं पैलियोलिथिक है क्या, कंडीशन क्या है, सिचुएशन क्या है, इसकी बात हम लोग करेंगे। ओके, तो ध्यान रहे जो पहला टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं, दैट इज़ व्हाट यू कैन से दैट इट इज़ पैलियोलिथिक एज। It is what, Paleolithic age. Paleolithic का जो कार्यकाल है, the duration and the chronology of the era is what? It is 500,000. It is what? It is 500,000 BC. This is the era and this is the age of what? Old Stone Age. और उसका थीम क्या होगा, बेसिक फंडामेंटल आइडिया क्या, थीम
The theme is what? It is what? It is hunter. Hunter, and the term is what? Food gatherer. Hunter and what? Food gatherer. And all this was happened due to what we can say that due to stone. ये होता क्या, कंडीशन क्यों होता है? क्योंकि स्टोन इस काल में आ जाता है। पहली बार जो हथियार बनाए जाते हैं, इम्प्लीमेंट बनाए जाते हैं, किस चीज़ के बनाए जाते हैं? स्टोन के, पत्थरों के बनाए जाते हैं। और इसका थीम क्या होता है? हंटर एंड व्हाट? हंटर और फूड गैदरर के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी मानव का एकमात्र उद्देश्य क्या था? क्या था? शिकार करना और जिंदा रहना। तो यहाँ से शुरुआत हो जाती है आपके क्वेश्चन की भी, आप इस चीज़ को याद रखेंगे। इसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी आती है? आप याद रखिएगा, स्टोन टूल्स की। स्टोन टूल्स की। और जब स्टोन टूल्स की हम लोग बात करेंगे, if you focus on stone tools, तो first time we find a tradition of tool making culture evolved over here. क्या कहते हैं? पहली बार क्या देखते हैं? दुनिया में पहली बार मानव ने क्या बनाया? पत्थर का हथियार बनाया। पत्थर का हथियार बनाया, तो पत्थर के हथियार का पर्पस क्या था? सवाल कहाँ से शुरू होता है? सवाल, द क्वेश्चन arises from what? That what was the use and what were the utility of what we can say stone tools? स्टोन टूल्स की उपयोगिता, स्टोन टूल्स का इम्पोर्टेंस क्यों होता है? पर्पस क्या हो जाता है? अगर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करूं, इफ आई आस्क ए सिंपल क्वेश्चन टू यू, what were the purpose of stone tools? And the stone tools were made of what? A kind of a stone that was called quartzite. That was called quartzite. And even though the people of this time were also known as quartzite men, इस काल के लोगों को भी कहा गया quartzite men. Quartzite men. These were the factor we diagnose over here. So what we can see that the condition parameter of differentiation, it is what you can say tool. If the question arises about that, what were the purpose of tool? अब सवाल क्या उठता है? इस टूल का पर्पस क्या था? इस टूल की उपयोगिता क्या थी? जब इस टूल के पर्पस, इस टूल के जो उपयोगिता की बात करते हैं, तो सवाल क्या तो होता है? द टूल्स ऑल्सो, व्हाट वर द यूज ऑफ टूल्स? टूल्स का यूज क्या था? पर्पस। The purpose of the tool is what? It made the work of the mankind. The work of the mankind. Easier. ये आदमी का काम क्या होता है? आदमी के काम को आसान कर देता है। तो पहली चीज़ क्या नज़र आती है? ये टूल था पहली बार जो आदमी के काम को आसान बना देता है। और इस संदर्भ में जो आगे मैं क्लासेस लूँगा, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि आप टॉपिक डाल दीजिएगा। द टॉपिक वुड बी व्हाट? फ्रॉम टूल टू टेक्नोलॉजी।
फ्रॉम टूल टू टेक्नोलॉजी। मैं बात करूंगा टूल से लेके टेक्नोलॉजी तक, और ध्यान रहे कि जो मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ सारे सेक्शन को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। ये प्रश्न क्या है, टूल और क्या है टेक्नोलॉजी। तो मैं शुरुआत करूंगा इतिहास में टूल से और उसे ख़त्म करूंगा टेक्नोलॉजी पे। आप याद रखिएगा इस चीज़ को, फ्रॉम टूल टू टेक्नोलॉजी की बात की जाएगी। तो पहली बार क्या होता है टूल, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टूल, द आंसर यू कैन फाइंड ओवर हियर। आपको सवाल का जवाब मिल जाता है। क्या देखते हैं, आदमी के काम को आसान करने का तरीका कल मिल जाता है। कैसे, टूल के माध्यम से। तो ये कोई साइंटिस्ट नहीं था, देयर वर नो एनी साइंटिस्ट, वी नेवर फाइंड एनी साइंटिस्ट, एनी इंटेलेक्चुअल और एनी यू कैन से voracious reader regarding that who discovered tool and what was the purpose of tool and what were the motives of making the tool। ये चीज़ आपके सामने में समझ में आ जाती है, ये सबसे बड़ी चीज़ नज़र आती है, इस चीज़ को आप समझेंगे। अब कंडीशन क्या है, अब जो तरीके को पढ़ने की बात हम करेंगे तो बात क्या करेंगे, पहली बार एक चीज़ सामने नज़र आ जाती है आपके कि मैन इस काल में क्या था, पैलियोलिथिक एज था, पैलियोलिथिक था, और इस पीरियड का मेजर थीम क्या था, मैन वॉज कंसिडर्ड टू बी हंटर एंड फूड गैदरर, हंटर एंड फूड गैदरर। What we can say here over, you find over here, यहाँ देखते क्या हैं, अगर सवाल पूछा जाता हंटर एंड फूड गैदरर, दो चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको, और यहाँ क्वेश्चन होगा व्हाट वेयर द ऑक्यूपेशन ऑफ मैनकाइंड। ऑक्यूपेशन, जब ऑक्यूपेशन की बात करेंगे क्या नज़र आता है, हंटर मतलब क्या है, शिकारी आदमी था, मतलब इट वॉज ओनली द मेल वेयर मेनली इन्वॉल्व विद hunting activity. So far female is concerned or the female are concerned, they were what? They were householder. या you can say housemaid. मतलब मेल का काम क्या था, जंगलों से शिकार करते थे। महिलाओं का काम क्या था, बच्चों का लालन पालन करना। यानी कहने का मतलब है पहली बार ये प्रथा डेवलप हो जाती है भारत के संदर्भ में पैलियोलिथिक के काल में कि काम ज्वाइंट कंडीशन, ज्वाइंट वेंचर से काम हो रहा है। यानी मानवदशा के हिसाब से कहा जाए तो मेल का वर्किंग कंडीशन अलग था, महिलाओं फीमेल का वर्किंग कंडीशन पूरी तरह से अलग था। यानी दो लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। यानी हंटर का काम कौन कर रहा है, मेल के काम करने का कारण क्या था, बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैन इज लाइक दैट टू, ही कैन डू द आउटसाइड work from the home and he can do the activities of hunting. So far female are concerned, they were purely, you can say they were purely associated with household work over there. So hunter and gatherer, the make the connotation regarding that two persons were involved with the progress. The segregation of work first time started by the human being by this time. यानी मानव में पुरुष और महिला में काम का डिवीज़न पहली बार इस काल से ही हो जाता है। तो एक सवाल उठता है, पहली बार कह सकते हैं पुरुष और महिला में काम का वर्गीकरण या काम का डिस्ट्रीब्यूशन इस काल से देखने को हम लोगों को मिलता है। इस चीज़ को आप कॉन्सेप्ट के रूप में आप याद रखिएगा और धारणा के रूप में आप याद रखेंगे। तो क्या देखते हैं, मेल का एक्टिविटीज़ वर्क अलग है, फीमेल का वर्क, और पहली बार से ये काम शुरू हो जाता है। अगर फिर मैं सवाल करूं आपसे, प्रेजेंट कंडीशन में व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट आर द प्रोफेशन ऑफ मैन ओवर हियर, ह्यूमन बीइंग ओवर, तो आप आसानी से जवाब क्या देते हैं, प्रोफेशन का मतलब क्या देखते हैं,
काम करने की अवधि क्षमता, यानी प्रोफेशनल है या नॉन प्रोफेशनल वर्क है, लेकिन उस प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल वर्क में महिलाओं की भूमिका बिल्कुल अलग होगी। बच्चों का पालन पोषण पालन भरण करने की जिम्मेदारी टोटल रूप से महिलाओं को दी गई है। ये एक बड़ी विशेषता है, इसको आप ध्यान रख के चलेंगे आगे भी। अब पूरी की पूरी संज्ञा को हम लोग 4 पार्टों में बांटेंगे ताकि ये समझें कि इस पीरियड का सोशल लाइफ कल्चरल लाइफ क्या था। तो पहला डिवीजन का आधार क्या निकलता है? टूल। टूल होता है। उसके बाद दूसरी चीज क्या होगी? इसके वर्गीकरण को हम लोग पढ़ना चाहें तो क्या देखेंगे? आदमी का सेटलमेंट, सेटलमेंट की बात की जाएगी। फिर तीसरी बात अगर की जाएगी तो क्या की जाएगी? याद रखिएगा आप, क्लोथिंग। सेटलमेंट हुआ, क्लोथिंग हुआ, चौथी बात की जाएगी लीजर सिस्टम, लीजर टाइम। उसके बाद दूसरी चीज क्या देखेंगे हम लोग? डिस्पोजल ऑफ डेड। डिस्पोजल ऑफ डेड। उसके अलावा जो अदर चीज आएगी क्या देखेंगे? इन लोगों का योगदान, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन, ये 5 पैरामीटर को लेके चलेंगे तो इस काल के क्या देखते हैं हम लोग? किसी जानकारी मिलेगी इस काल का सोशल लाइफ, सोशल लाइफ इस काल का क्या देखते हैं? पॉलिटिकल नहीं हो सकता है। दूसरी कल्चरल लाइफ। तीसरी चीज क्या देखेंगे? कॉन्टिन्यूटी। इस काल की कॉन्टिन्यूटी क्या है? और क्या देखेंगे? प्रेजेंट सोसाइटी में क्या है। प्रेजेंट सोसाइटी में इसका कंट्रीब्यूशन क्या है। इस अवधारणा को लेके चलेंगे तो चीज़ों को आसानी से हम पढ़ लेंगे, जान भी लेंगे। तो आइए मैं शुरू करता हूँ। शुरू से जाने आप पहला क्या है, बात करते हैं, टूल की बात की गई। दूसरी चीज़ क्या आ गई? सेटलमेंट, रहते कहाँ थे। रहने के साथ क्या एक और पॉइंट दीजिएगा इसमें, सेटलमेंट एंड फूड, इनका भोजन क्या रहा होगा। फिर क्या देखते हैं? इनका क्लोथिंग क्या रहा होगा, इनका लीजर फ्री टाइम क्या होगा। और फिर क्या देखेंगे? डिस्पोजल ऑफ डेड, ये मरते कैसे हो, इनका अंत्येष्टि कैसी होती। फिर क्या देखेंगे? इनका योगदान, द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस पीपुल ऑन इंडियन कल्चर, और भारतीय संस्कृति में इनका योगदान जैसी चीज़ के बारे में बात करेंगे तो योगदान किस प्रकार से रहा होगा। इन केंद्र बिंदु पर हम लोग ध्यान देके चलेंगे। तो जैसा कि पहले मैंने बताया है, क्या बताया था मैंने? टूल, एंड हाउ द टूल मेड देयर वर्क इजियर। इस काल में क्या देखते हैं हम लोग? जो टूल का डेवलपमेंट होता है, तो टूल का डेवलपमेंट में सबसे बड़ी बात क्या देखते हैं? हैंड एक्स का प्रमाण अभी भी देखने को मिलता है, और पल्लवपुरम में ये चीज़ अभी भी देखने को हम लोग को मिलता है। शंखालिया जी ने इसकी खोज की थी, और जो सबसे मेजर चीज़ है अभी जो प्रचलित है, प्रमाण में भी है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? हैंड एक्स। द टर्म इज नोन एज हैंड एक्स। हैंड एक्स का मतलब क्या है? हाथ की कुल्हाड़ी, हाथ की कुल्हाड़ी। और इस ये बना होता था किस चीज़ का? एस्टेटाइट, या कह सकते क्वार्ट्जाइट। इसकी बनावट होती थी क्वार्ट्जाइट।
क्वार्टजाइट से ये बना होता था, इसलिए इस काल के आदमी को क्वार्टजाइट मैन के नाम से भी जानते थे। अब दूसरी बड़ी बात क्या आती है, when they started making tools, जब क्या देखते हैं, ये टूल बनाना शुरू करते हैं, जब टूल ये बनाते हैं तो क्या देखते हैं, पत्थरों से पत्थरों का घर्षण होता है, या कह सकते हैं फ्रिक्शन होता है, यानी एक टूल दूसरे टूल पे रगड़ पाता है, रगड़ पड़ता है, रगड़ होने के बाद क्या देखते हैं, क्या देखते हैं, आग निकल जाता है यहाँ से। And by this way, what happened? They discovered fire. What they did, they discovered. They discovered what? They discovered fire. फायर की खोज हो जाती है। सवाल हो गया ना आपका आसान। पहली चीज क्या है, टूल का प्रयोग क्या होता है, मानव अपने सुविधा के अनुसार अपने काम को आसानी से निष्पादित कर देता है, दैट इज कॉल्ड, दैट इज टूल। टूल इज ऑलवेज मेक योर वर्क इजियर, दैट इज कॉल्ड टूल। देन in the search of tool, while making the tool, sharpened tool, lethal tool, in this phase the stone got friction, and after the friction what we can say that fire was discovered. So this was the discovery of what we can say fire was by this time. तो सवाल पूछा जा सकता है आग की खोज कब हुई, कैसे हुई और किसने की। तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या होता है पैलियोलिथिक का, दे डिस्कवर्ड फायर। Fire was discovered. Fire was discovered, but this was not utilized. It was not utilized. इसकी खोज तो हो गई थी, लेकिन इसकी उपयोगिता, इसकी यूटिलिटी इस काल में नहीं हो पाती। तो दो सवाल का जवाब हो गया। जो सबसे पहली बार टूल होता है, टूल की उपयोगिता क्या, पर्पस क्या है, तो आप जवाब देंगे टूल का जो पर्पस है, उपयोगिता क्या है, मानव के काम को आसान बनाने में। और ये हंटिंग करते थे जंगली जानवरों का, तो इस बड़े बड़े टूल का इस्तेमाल इस काल में होता था पैलियोलिथिक एज में। तो ये जानकारी आपको मिल गई, द पर्पस ऑफ टूल यू कैन फाइंड इट टू। लेकिन क्या देखते हैं, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ फायर व्हाट वाज हैपेंड। फायर की जब डिस्कवरी हो जाती है तो होता क्या है, डेवलपमेंट क्या होता है on this way, whether knowingly or unknowingly. After discovery of what we can say fire, the fire provided them what? Warmth. दूसरी चीज क्या नजर आती है, they can save themselves from wild animal. From wild animal. इस आग के खोज से इसकी दो बेनिफिट होता है, दो फायदा मिलता है। पहला फायदा क्या मिलता है, जंगली जानवर, मतलब ये ज़माना क्या होगा, इस ज़माना क्या होगा, डायनासोरस का होगा, वाइल्ड एनिमल, बड़े बड़े जंगल में जानवर होंगे जो खा जाते होंगे। और आग को देखकर, आग की रोशनी को देख के क्या देखते हैं, आग की रोशनी को देखकर वो जंगल में ये लोगों के पास आते नहीं होंगे। तो they could, the man by this time they could protect themselves from whom, the wild animal, जंगली जानवरों से ये बच जाते होंगे। दूसरी सबसे बड़ी विशेषता क्या मिलती है, एक तरफ कह सकते हैं क्या कि प्रोटेक्शन में लाइन है, वन वे इट इज व्हाट, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन, एंड अदर वे व्हाट वी कैन से देम, प्रोटेक्शन मिला। अदर वे क्या देखते हैं, they could have developed their condition of warm condition, ये यहाँ पे जमा होते होंगे, जमा होने के बाद क्या होता है, गर्म मिलता है, वार्मथ। The two development has been taken place, note it down। पहली चीज क्या, मैन कामयाब हो जाता है किसका काम करने में, जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा करने, अपने को बचाने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ क्या देखते हैं, दूसरी तरफ क्या देखते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ठंडा होता था, क्लाइमेटिक कंडीशन बचने का एक सहारा मिल जाता है
आग के नज़दीक में मानव बैठता है, रहता है, देखता है। तो मानव ने दो खोज किया और दोनों से उसके एडवांटेज या बेनिफिट जैसी चीज़ें आ जाती। तो क्या देखा आपने, दिस वॉज द डिस्कवरी ऑफ फायर, दिस वॉज द टूल मेकिंग थी। ये पूरी चीज़ कंटिन्यूटी में है। पत्थर बना रहे हैं, पत्थरों का, स्टोन का ये औजार हथियार बना रहे हैं, तो आग की खोज हो जाती। जब आग की खोज हो जाती है तो अनजाने में, नॉट नोइंगली, अननोइंगली, अनजाने में क्या देखते हैं, इसका दो उपयोग हो जाता है। जब ये फायर के नीचे आके बैठते हैं, फायर के नीचे प्रोटेक्शन देते हैं अपने आप को, तो क्या होता है, ठंड से बच जाते हैं। दूसरी चीज़ क्या होता है, ठंड से बचते हैं तो जंगली जानवर इस आग को देख करके इनके पास नहीं आता है। तो मेरे कहने का उद्देश्य क्या है, मेरे कहने का कंडीशन क्या है, दिस मैकेनिज्म यू शुड हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट टू, और यू कैन डेवलप योर थॉट प्रोसेस। आप अपनी सोच को, आप अपनी जिज्ञासा को और अपने स्मरण शक्ति को स्ट्रॉन्ग करोगे। प्रश्न कहाँ से नहीं, चूँकि यूपीएससी की अवधारणा रही है, यूपीएससी कभी प्रश्न को रिपीट नहीं करता है। उसके रिपीट नहीं करने के पीछे एक सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है, सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है रिपीट नहीं करने का, डायनामिज्म है। समय के साथ, कंडीशन के साथ, वस्तु के साथ में स्थिति बदलती जाती है और एग्जामिनर भी इस चीज़ को देखता है, आपने किसी चीज़ को पढ़ा है, आपने समझा है या नहीं। अगर आप समझोगे तो जीवन की उपयोगिता में उसकी आप आसानी से उपयोग कर सकते हैं। ये उसकी सबसे बड़ी विशेषता नज़र आ जाती है। तो पहला पहलू मैंने डिस्कस किया, दैट वाज द कंडीशन ऑफ टूल। टूल की इतनी सारी विशेषता नज़र आ जाती है। अब टूल के बाद अगला कदम हम उठाने की कोशिश करेंगे। द टर्म इज़ नोन एज व्हाट, हेडिंग दीजिएगा, टर्म इज़ नोन एज शेल्टर। द टर्म इज़ नोन एज शेल्टर। शेल्टर कहें या दूसरी भाषा में हम कहें कि उनके रहाइश क्या, कंडीशन क्या, रहते कहाँ थे। प्रमाणों के आधार पर हमें ये देखने को मिलता है कि दे यूज टू स्टे इन द माउंटेन रीजन एंड द अपर रीजन ऑफ द माउंटेन, और माउंटेन पहाड़ियों के अपर रीजन में ये रहता है। और रहने के पीछे एक और विशेषता क्या नज़र आती है, जब भी ये रहता है तो क्या देखते हैं, साथ में पानी का स्ट्रीम यानी पानी की व्यवस्था भी रहती है, या कह सकते हैं रिवर सिस्टम भी रहता है। इसलिए टर्म क्या होता है, रिवर होगा। रिवर होने के कारण इस काल को, इस व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, इस व्यवस्था को क्या कहते हैं हम लोग, इस व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, इस व्यवस्था को हम लोग कहते हैं क्या है, द कल्चर इज ऑल्सो नोन एज रिवराइन कल्चर। रिवराइन कल्चर, क्योंकि आके रहते कहाँ पे हैं, पहाड़ी पे तो हैं, लेकिन पहाड़ी के निकट में क्या है, नदी भी है। और कंडीशन क्या होगा, वेयर दे यूज टू रिजाइड, तो क्या देखते हैं, द टर्म इज नोन एज, शंखालिया किताब लिखता है, दे यूज टू स्टे इन अपलैंड। अपलैंड, they used to reside in what, you can say deep caves। और इससे क्या प्रमाण मिलता है कि मानव अब तक अपने रहने का प्रबंध किसी भी कंडीशन में नहीं कर पा रहा है। मानव इस काल में अपने आप में रह नहीं पाता है, यानी रहता कहाँ पे है, नेचुरल कंडीशन नज़र आता है। दिस इज़ वॉट ही कैन से केव, केव में मानव अभी तक रहता है। लेकिन केव के साथ में एक खास बात क्या देखते हैं, नदी का किनारा ज़रूर है, जिसे हम लोग रिवराइन कल्चर के नाम से जानते हैं। तो यूपीएससी सवाल पूछ चुका है, और पहली बार ये प्रमाण मिलता है इतिहास में कि दुनिया का कोई भी नगर, कोई भी शहर वो नदी के किनारे ही होगा। ये प्रमाण आपको पैलियोलिथिक एज से ही देखने को आपको आसानी से मिल जाता है। इस चीज़ पे आप ध्यान दे करके चलेंगे तो आपको जानना समझना आसान हो जाएगा। तो कहते कि अगर सवाल पूछा जाता है
where mankind used to reside, your condition, your answer should be the man used to reside in the deep caves. मैन क्या देखते हैं, गहरी गुफाओं में जाकर के रहता था. अब तक कह सकते हैं मकान बनाने की व्यवस्था, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस या सेटलमेंट वाज इन द कंडीशन ऑफ नेचुरल. इट वाज नॉट एट ऑल मैन मेड, इट वाज नॉट एट ऑल मैन बिल्ट. It was a natural condition at that time. So this was what we can say, this was the shelter of the mankind by this time. Now the question arises regarding that, note it down to, what were the foods? आदमी खाता क्या था? You could manage to understand about the habitat, but what were the condition of food? In a simple way, you could say that man was what by this time. What is that? It was flesh eater. फ्लैश ईटर मैन था. मतलब क्या देखते हैं, मैन वॉज वेरी मच नॉन वेजिटेरियन. मानव क्या था, मांसाहारी था. इसका प्रमाण क्या मिलता है, इसको 4 भागों में बांटा गया. जो पहला प्रमाण मिलता है मानव के स्कल का, खोपड़ी का, उसमें मानव इस प्रकार से दिखाए गए. इसका मतलब क्या है, मानव को इंसीजर होगा, मानव के दांत क्या होंगे, सामने के बड़े बड़े होंगे, जिसको हम लोग कहते हैं होमो हेबिलिस. This was called Homo habilis. Homo habilis. जो दूसरा स्टेज आता है मैनकाइंड का, मैनकाइंड का जो दूसरा स्टेज आता है, इन दिस स्टेज व्हाट वी फाइंड मैनकाइंड. इस काल में क्या देखते हैं, आदमी खड़ा होकर चलता है, होमो इरेक्टस. होमो इरेक्टस. तीसरा आदमी जो देखने को मिलता है इस काल का, इस काल का जो तीसरा आदमी मिलता है उसको हम लोग कहते हैं निएंडरथालिस, निएंडरथाल मैन. निएंडरथाल मैन. निएंडरथाल मैन. फिर क्या देखते हैं, मानव का मिलता होमो इरेक्टस इरेक्टस. होमो सैपियंस सैपियंस के नाम से जानते हैं हम लोग. द मैन वॉज व्हाट, होमो सैपियंस सैपियंस. इस कंडीशन में क्या देखते हैं, मानव के टोटल डेंचर नजर आ जाते हैं इस काल में. This era is known as Homo sapiens sapiens. Homo sapiens sapiens. तो क्या देखते हैं, पहले काल में आदमी क्या था, मांसाहारी था, फ्लैश ईटर था. ये भी प्रमाण मिल जाता है हम लोगों को. तो मानव इस काल में क्या था, फ्लैश ईटर था. यानी सबसे ज़्यादा मानव सबसे पहली प्राथमिकता क्या थी, जानवरों को हंट करके शिकार करना. दूसरी चीज़ क्या मिलता है, ये भी प्रमाण मिलता है कि मानव इस काल में क्या देखते हैं, कंदमूल. कंदमूल का मतलब बहुत बड़े बड़े रूट्स, बहुत बड़े बड़े रूट्स, मोटे मोटे रूट्स होते थे. इसको भी मैं मानव खा करके अपना कह सकते हैं जीवन निर्वाह करता होगा. तो सवाल पूछा जाता है, मानव वेजिटेरियन था या नॉन वेजिटेरियन. योर आंसर शुड बी व्हाट, मैन मस्ट बी एट दैट टाइम वेजिटेरियन. इस प्रकार ये चीज़ की जानकारी आपको मिल जाती है. बहुत आसानी से समझिएगा, बहुत सरलता से समझिएगा. तो मानव का फूड क्या नज़र आता है, मैन वॉज यू कैन से वेरी मच, यू कैन से दैट carnivorous, and sometimes we also find that man was at that time, you can say, flesh eater as well as root eater by this time. तो मानव का क्या फूड जैसी चीज़ें नज़र आ गई. तीसरी चीज़ क्या देखेंगे, मानव की क्लोथिंग. नोट इट डाउन, मानव की क्लोथिंग.
मानव कैसा वस्त्र पहनता होगा, द क्लोथिंग ऑफ द मैनकाइंड. According to the evidences of archaeological sources, we find that man used first time, what is that? What is that? The bark of the tree. The bark of the trees. The bark of the trees, first one, and the second one, leaves. Leaves of the plant. Leaves of the plants. मानव ने क्या किया? सबसे पहली बार अपने शरीर को किस चीज से ढका? द बार्क ऑफ द ट्रीज, यानी पेड़ों की छाल से अपने शरीर को ढका. दूसरी चीज क्या नजर आती? लीव्स ऑफ द प्लांट, यानी प्लांट की पत्तियों से अपने शरीर को ढका. और यहाँ से कहा जा सकता है एक आइडियाज ऑफ एथिक, नैतिकता इस काल से यहाँ पर शुरू हो गई होगी. आप आसानी से जान सकते हैं इस चीज़ को. तो पहली बार ओरिजिन क्या होता है? मानव का शेल्टर. फिर क्या देखते हैं? मानव का फूड स्टाइल. फिर क्या देखते हैं? मानव का वस्त्र धारण, यानी वस्त्र धारण मानव किस प्रकार का इस काल में किया होगा, ये देखने की जानकारी इस काल से मिल जाती है. तो क्या देखते हैं? क्लोथिंग का शब्द आ जाता है. फूड हो गया, शेल्टर हो गया, क्लोथिंग की भी बात हम लोग कर लेते. क्लोथिंग की चीज़ भी नज़र आ जाती है. फूड हो जाता है, क्लोथिंग हो जाता है, और दूसरी चीज़ शेल्टर की बात कर लेते हैं. शेल्टर की जब बात करते हैं, क्लोथिंग की जब बात कर लेते हैं, तो एक सबसे बड़ी चीज़ सामने नज़र आती है. क्लोथिंग की बात आती है तो हैबिटेट आप देख रहे हैं. हैबिटेट का मतलब है केव में आदमी रह रहा. उसके बाद एक चीज़ क्या देखते हैं हम लोग? पैस टाइम. पैस टाइम का मतलब है रोटी मिल गया आपको, कपड़ा मिल गया, मकान भी मिल गया. आफ्टर गेटिंग रोटी, कपड़ा एंड मकान, व्हाट इज मेजर थिंग रिक्वायर्ड टू यू? इट रिक्वायर्स इंटरटेनमेंट. जब आपको रोटी मिल जाता है, कपड़ा मिल जाता है, मकान मिल जाता है, तो क्या करते हैं? आप इंटरटेनमेंट करना चाहते हैं. अब पैस टाइम क्या नज़र आता है? व्हाट वी फाइंड? पहली बार वी फाइंड दैट according to archaeological evidences, we find the cave of Bhimbetka. Cave of Bhimbetka. भीमबेटका में क्या देखते हैं? वी फाइंड द हंटिंग सीन. हम लोग क्या देखते हैं? हंटिंग सीन. हंटिंग सीन. देखते हैं देयर आर साइन ऑफ व्हाट? hunting of wild animals, and many more images we find over here that looks like, you can say, a stick, that looks like certain kind of what? Certain kind of insects. The insects having 3-4 legs. The insect having, you can say, different type of creature. This shows about that man started by this time sketching over here. Man did their activity in the form of entertainment, and the activity was called, it was called sketching. And sketching was considered to be, लिख लीजिएगा, the sketching was considered to be the first mode of communication developed by the mankind. That is called sketching, not painting, not writing, not messaging. It was sketching.
तो sketching was evolved by this time, first time in the country, and this sketching has given the concept of alphabet. For example, I am considering over here certain sketching. If I ask you about that, you could say that this is A, this is B, this is C, this is D. If I ask about that what is written over here, you could say that it is alif, बे, से, चे, जीम है. अगर मैं सवाल पूछूं आप कहोगे क है, ख है, ग है, घ. अगर इसके बारे में पूछूं आप क्या कहोगे? सिंपल स्केचिंग है, इस शब्द को हम लोग नहीं जानते हैं. इस प्रकार क्या देखते हैं, पहली बार इतिहास में जन्म होता है किसका? अल्फाबेट का. तो इस पैलियोलिथिक एज के पीपुल का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है क्या नज़र आता है? इन्होंने क्या हुआ, स्केचिंग के माध्यम से पहली बार लेटर शब्द का ओरिजिन हो जाता है बाय दिस टाइम, और आगे चलकर लेटर लैंग्वेज बनता है, लिटरेचर बनता है, कई सारी चीज़ें डेवलप हो जाती है. ये केवल लिटरेचर तक ही नहीं, कई सारी भाषाएं आ जाती, कई सारी लिपि आ जाती. तो कहने का उद्देश्य क्या है? The major contribution of the Paleolithic people were what? They developed the contribution in the field of what? In the field of sketching. Sketching में इनकी सबसे बड़ी भूमिका नज़र आ जाती. This was the time of leisure. ये फ्री टाइम में ये चीज़ें नज़र आ जाती. अब सवाल उठता है कि डिस्पोजल ऑफ डेड, चूँकि जिस आदमी का जन्म हुआ है उसका डेथ होगा. नोट डाउन द डिस्पोजल ऑफ डेड. डिस्पोजल ऑफ डेड. जब डिस्पोजल ऑफ डेड की बात मैं करूंगा तो व्हाट वी फाइंड बाय दिस टाइम ओवर हियर, वी फाइंड दैट द डेड यूज्ड टू लेफ्ट इन द फील्ड. डेड बॉडी को क्या किया जाता था? फील्ड में छोड़ दिया जाता था. एंड वाई इट इज यूज टू लेफ्ट इन द फील्ड? अगर फील्ड में छोड़ा क्यों जाता था? कारण क्या था? फॉर द फीड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. फॉर द व्हाट? फॉर द फीड ऑफ वाइल्ड एनिमल. वाइल्ड एनिमल के रूप में इनको छोड़ दिया जाता था. और ज़्यादातर जो रखे जाते थे डेड बॉडी को, ये नॉर्थ और साउथ का डायरेक्शन होता था. और ये जंगली जानवरों से खाने का चलन अभी भी है. अभी भी किस में देखते हैं हम लोग? पारसी रिलीजन में क्या देखते हैं? जो साइलेंस टावर पे डेड बॉडी को हैंग कर दिया जाता है. मेल का अलग किया जाता है, फीमेल का अलग, और बच्चे का अलग किया, ताकि वल्चर ये जंगली जानवर आकर खा जाए. बाद में जो उनकी जो हड्डियां बचती है, स्केलेटन बचता है, उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता. तो ये चलन उस काल से लेके अब तक यहाँ पर है. और एक चीज़ और है, सबसे बड़ी बात है, डेड बॉडी को छोड़ा जाता फीड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. वो देखते हैं अगर दूसरा जानवर इन्हें खाने आएगा तो फिर से उन्हें ये खा सकते हैं. तो कि ये होशियारी है, उनका इंटेलिजेंसी है कि अगर वाइल्ड जानवर उनके मांस को खा रहा है तो आगे चल के वो शिकार उस जानवर का करके अपना भी भोजन बना सकते हैं. इसको याद रखेंगे. और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ क्या आती है? द फर्स्ट एनिमल, नोट इट डाउन, द फर्स्ट एनिमल दिस वाज डोमेस्टिकेशन.
domestication of first animal, of first animal. The first animal domesticated by the mankind on the soil is what? It is what? Dog. Dog was the first animal. ये सवाल भी पूछा गया यूपीएससी में. Dog was the first animal that was domesticated. Now the question arises, why? क्या कारण था कि कुत्ते को पहली बार पाला गया? और अभी भी आप देखते हैं सबसे ज़्यादा पाला जाने वाला जानवर कुत्ता ही है, चाहे गांव हो, शहर हो, या सबर्ब हो, या टाउन हो, या मेट्रोपोलिस टाउन हो. कारण है क्या? कारण क्या है? तो आंसर का जवाब क्या दोगे? द डॉग यूज टू डिपेंड ऑन, द डॉग यूज टू डिपेंड ऑन लेफ्ट ओवर फूड, लेफ्ट ओवर फूड. सबसे पहली बार कुत्ते क्या देखते हैं? जो खाना बचा होता है उसको वो खा जाते हैं. अभी भी ये परंपरा है, इसलिए डॉग को पहली बार डोमेस्टिकेट किया जाता है. तो ये टॉपिक मैंने आपको समाप्त किया. पैलियोलिथिक एज की बात मैंने कही. और एक क्वेश्चन लिखिएगा, व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ पैलियोलिथिक कल्चर to the present time of society, or you can say present society. What are the contribution of Paleolithic age in present society? What are the contribution of Paleolithic culture in Indian society in recent days? The word should be on 150 marks, or you can also write down in 250 marks. So बंधु, थैंक यू वेरी मच. मैं फिर अगला क्लास लेकर के आऊँगा. पैलियोलिथिक को स्ट्रक्चर में बताऊंगा, अपर, मिडिल और लोअर विशेषता क्या थी. तब तक के लिए मैं विदा चाहूँगा. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.